हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जियोग्राफ़ी। तो जियोग्राफ़ी में हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जो आपकी दूसरी यूनिट है, उसकी शुरुआत मैंने की थी। और इसमें हम लोग को आज जो पढ़ना है, एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। हम इसमें विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई सारे भूगोलवेत्ता, कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने विभिन्न सिद्धांत दिए कि महाद्वीपों की उत्पत्ति ऐसे हुई, कोई कह रहा है ऐसे हुई। तो कैसे कैसे हुई है, इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आप देखेंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 8-10 नंबर के, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी में होते हैं। जो भी पैटर्न होगा तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ छोटी छोटी थ्योरी हैं प्रारंभ में, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सामान्य चीज़ें जान लेते हैं, जो अक्सर आप लोग पढ़ते हैं और जानते भी होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह में। महाद्वीप और महासागर ग्लोब के दो प्रमुख अंग माने जाते हैं। ग्लोब क्या होता है? हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। आपने देखा होगा, ग्लोब मतलब पृथ्वी जैसा ही होता है। पृथ्वी का एक छोटा सा रूप होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, मानव। तो आप लोगों ने देखा होगा ग्लोब। तो ग्लोब पर आप देखेंगे तो एक जल दिखेगा और एक स्थल दिखेगा। तो जल को हम लोग महासागर मान लेते हैं और स्थल को महाद्वीप यहाँ पर मान लेते हैं। तो दो ही भाग आपको प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच इनको कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया ही था कि भाई प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच 2 हैं, महाद्वीप और महासागर। अब आप देखते हैं, अगर अंतरिक्ष से देखिए तो पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का जो 70% भाग है या 71% भाग है, वो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% या हम 71% कह सकते हैं जल से घिरा है और 29.2% स्थल से घिरा है। तो ये आपने समझ लिया। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। समस्त स्थल का 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है और ये आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे महाद्वीप आ जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया, और आप कहें तो आपका जो ग्रीनलैंड है, और अफ्रीका का भी कुछ भाग, दक्षिणी अमेरिका का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे महाद्वीप उत्तर में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महाद्वीप हो जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर स्थलीय भाग ज़्यादा है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी बोल दिया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्थलीय गोलार्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्थल ज़्यादा है। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे दक्षिणी अमेरिका का आधा पार्ट आ जाता है, लगभग अफ्रीका का आधा पार्ट, और आपका छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थल नहीं है, जल ही जल है। तो इसलिए दक्षिणी भाग को हम लोग क्या कह देते हैं? जलीय गोलार्ध या जल की अधिकता वाला गोलार्ध। अच्छा, महाद्वीपों का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जो महाद्वीप और महासागर, इन दोनों का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। महाद्वीपों की बात करें तो इनके उत्तर में आर्कटिक सागर और इनका दक्षिण जो है वो दक्षिण सागर की ओर है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। उत्तर में आर्कटिक सागर, इसको याद रखिएगा। महाद्वीपों का जो उत्तरी भाग है वो आर्कटिक महासागर की ओर है और दक्षिणी भाग यानी कि जो महाद्वीपों की मुंडी है, शीर्ष का मतलब क्या होता है? मुंडी, सिर, वो किधर है? दक्षिण की ओर है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि जो जितने भी महाद्वीप हैं उनका जो
उत्तरी भाग है वो आर्कटिक सागर की ओर है। यहाँ पर देखिए ये आर्कटिक सागर है, आपको दिख रहा होगा आई होप। यहाँ पे देखिए, या आप अगर मैप खोले हुए हैं, आपके पास कोई एटलस का मानचित्र है तो उसको भी आप खोल लीजिए। यहाँ पे देखिए आर्कटिक सागर है और जितने भी महाद्वीप यहाँ हैं देखिए लगभग त्रिभुजाकार हैं। ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है और ये भी लगभग त्रिभुजाकार है। आप देख रहे हैं सभी महाद्वीप त्रिभुजाकार हैं और इनका जो शीर्ष, शीर्ष मतलब ये जो भाग है ये सब दक्षिण में है अटलांटिक महासागर की ओर, जबकि इनका आधार जो है ये आधार है। आधार कहने का मतलब ये पीछे वाला भाग ये आर्कटिक सागर की ओर है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको विषुवत रेखा मान लें तो स्थल भाग किस तरफ ज़्यादा है। देखिए नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका का कुछ पार्ट है और साउथ अमेरिका का भी कुछ पार्ट है। तो ज़्यादा स्थलीय भाग इधर ही है, इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जबकि इधर आप देखेंगे दक्षिण में तो ज़्यादा जल है। थोड़ा सा देखिए जो है कि साउथ अमेरिका आ गया और फिर अफ्रीका का लगभग आधा पार्ट और ऑस्ट्रेलिया, तो इसको जल की अधिकता के कारण जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझना नहीं है। अभी मैं सिद्धांत आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको सामान्य चीज़ बता रहा हूँ। फिर है पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि एक तो पृथ्वी को हम इस तरह से बांट सकते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और एक इस प्रकार से भी बांट सकते हैं। इस प्रकार से बांटेंगे तो ये वाला हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो वो कह रहा है देखिए पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है। ये देखिए ये जो आपका पश्चिमी गोलार्ध है इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका त्रिभुज के रूप में है, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में है, जिसका आधार आर्कटिक सागर की ओर और शीर्ष दक्षिण में केप हॉर्न की तरफ है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। यदि इन दो महाद्वीपों को अलग अलग रूप में देखा जाए तब भी ये दो त्रिभुज बनाते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह यूरेशिया भी त्रिभुज का आकार धारण करता है। यूरेशिया अगर आप देखें, यूरोप और एशिया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी त्रिभुज धारण करता है और जिनका आधार जो है उत्तर में आर्कटिक सागर की ओर और शीर्ष जो है यानी कि पूर्वी द्वीप समूह की ओर है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, दिखाई दिया है, वही सारी चीज़ें लिखी। अफ्रीका का आधार भी उत्तर में है, शीर्ष उत्तमाशा अंतरीप की ओर है। अफ्रीका भी देख लीजिए, यहाँ पे उत्तमाशा अंतरीप है तो इसका शीर्ष उत्तमाशा अंतरीप की ओर है और आधार जो है आर्कटिक सागर की ओर है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अलग अलग रूप में भी सभी महाद्वीप त्रिभुजाकार है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा त्रिभुज का पालन नहीं करता एक प्रकार से। तो इन सभी के जितने भी महाद्वीप हैं इन सभी का जो आधार है वो आर्कटिक सागर की ओर है, जबकि जो शीर्ष यानी जो सिर है वो दक्षिण की ओर है, अटलांटिक महासागर की ओर आप कह सकते हैं। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे अब हम लोग सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं और सिद्धांत 3 सिद्धांत हैं छोटे छोटे, इनको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं जो मान्य हैं उनको पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉर्ड केल्विन का मत। तो ये एक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने अपना मत दिया कि भाई पृथ्वी पर जो महासागर और महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उस बात को लेकर इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। तो हम लोग देखते हैं, छोटा सा मत है। देखिए लॉर्ड केल्विन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति वायव कुंडलाकार निहारिका से हुई है। अब मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो जब मैं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे परिकल्पनाएं पढ़ाई थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि पृथ्वी पर सागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है, महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो लगभग वैसे ही हुई होगी जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो वही चीज़ है, पहला सिद्धांत है और केल्विन कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायव कुंडलाकार निहारिका से हुई है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, वायव का मतलब होता है वायु के जैसी, कुंडलाकार का मतलब कुछ इस प्रकार से।
कुंडलीनुमा, और निहारिका का मतलब आग का गोला आप कह सकते हैं। वायब का मतलब गैस या हवा वाली चीज़, और कुंडलाकार का मतलब स्पाइरल या घुमावदार, और निहारिका का मतलब आग का गोला। तो कहा जाता है पृथ्वी पहले आग का गोला था जो घूम रहा था और वायब अवस्था में था। वायब मतलब गैसीय अवस्था में था। तो पृथ्वी मानव वैसा था या वैसा थी आप कह सकते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है। इस आधार पर पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में वायब रूप में थी। वायब का मतलब गैसीय रूप में थी। अपेक्षित समय में पृथ्वी शीतल हो गई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसके बाह्य चट्टानी धरातल का निर्माण हुआ। तो जब ठंडी होगी तो जो गैस है वो धीरे धीरे ठोस का रूप धारण करेगा और पृथ्वी के शीतल होते संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे धंस गया। इस प्रकार ऊपर स्थित भाग महाद्वीप बने और नीचे वाले भाग सागर बने या महासागर बने। तदंतर वायुमंडलीय जलवाष्प से निचले भाग जल प्लावित होकर भर गए और वर्तमान महासागरीय या महासागरों का निर्माण हुआ। अब ये सिद्धांत मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वायब कुंडलाकार निहारिका क्या है, इसको देख लीजिए। यही है, ये देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार से है। ये कुंडला होता है, कुंडली या कुंडला जो भी आप कह लीजिए। और वायब का मतलब वायु जैसी, यानी ठोस ना हो, गैस के रूप में हो तो उसको वायब बोलते हैं। और निहारिका, यही चीज़ आपकी निहारिका है जो आग का गोला है। तो पृथ्वी पहले हमारी ऐसी ही थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो जब ठंडी होती गई तो ठोस होती गई, ठोस हुई तो कुछ भाग उसके धंस गए और कुछ भाग ऊपर हो गए। आप ये समझ सकते हैं। तो जो भाग ऊपर रह गए वो महाद्वीप बने और जो भाग धंस गए वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं महासागर बने। बाद में क्या हुआ कि जब जलवाष्प जो है, वायुमंडलीय जलवाष्प जब संघनित होकर वर्षा के रूप में वर्षा यानी नीचे आया तो वो भर गया उसी गड्ढों में और फिर महासागर बन गए। यही चीज़ ये बता रहे हैं केल्विन। ये देख लीजिए। अब इनकी सीमाएं, भाई इन्होंने क्या गलतियां की। तो केल्विन के अनुसार महाद्वीप और महासागर स्थिर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर टेक्टोनिक प्लेटों के कारण गतिशील हैं। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी, कि प्लेटें जो हैं वो गतिशील हैं। जबकि अगर आप केल्विन का मत पढ़ेंगे पूरा तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पहले गोल थी, ऐसे थी, गैस रूप और थोड़ा सा आग का गोला थी, घूम रही थी और ठंडी हो रही थी। फिर इसमें एक प्रकार से जब ये ठंडी हो रही थी तो ठोस अवस्था में बदलती गई और कुछ गड्ढे हो गए, ऐसे पृथ्वी हमारी ऐसी लगभग हो गई। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं ये महाद्वीप बने और ये जो गड्ढे हैं ये महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में इनमें बारिश होती है। जो जलवाष्प है, वायुमंडलीय जलवाष्प, जब वो पिघल कर नीचे आया बारिश के रूप में तो इनमें भर गया और महासागर बन गया। ये इनका कहना था केल्विन का। तो अगर इनके इस सिद्धांत को देखोगे तो इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया है कि जो प्लेटें हैं वो चल रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो सबसे पहली गलती इन्होंने यही कर दी और यही इनकी सीमाएं हो गई भाई। क्योंकि आज हम देखते हैं तो महासागर और महाद्वीप लगभग हिल रहे हैं, एक प्रकार से स्थिर नहीं हैं, गतिशील हैं, जबकि इन्होंने कहा स्थिर। केल्विन ने पृथ्वी की आयु लगभग 2 से 4 करोड़ वर्ष, 2 से 4 करोड़ साल वर्ष या आप कह सकते हैं इन्होंने मानी। लेकिन आज यह माना जाता है कि पृथ्वी हमारी 4.5 अरब पुरानी है। अब देखिए कितनी बड़ी गलती कर दी। केल्विन का मानना है कि हमारी पृथ्वी जो है 2 से 4 करोड़ साल ही पुरानी है, जबकि वास्तव में अगर देखें सच्चाई ये है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 4.5 अरब साल पुरानी। तो कितना फ़र्क है। तो ये भी इनकी गलत हो गई। तो ये इनकी 2 सीमाएं थी और इनकी थ्योरी फेल हो जाती। हालांकि इन्होंने कुछ चीज़ें कहीं बेसिक, एक प्रकार से मूलभूत अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। इसी की बदौलत आगे और वैज्ञानिक इसमें सुधार करते हैं और अपनी थ्योरी देते हैं। तो ये केल्विन का मत था और हम लोग इसमें बस एक ही मत को देखेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। 15 मिनट की वीडियो बन गई है।
तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।